तो सर ये हम आज से कितने साल पहले की बात कर रहे हैं जब ये लिखा गया था? 5,000 साल से पहले। जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया कि आपको 3 हिस्सा खाना चाहिए और 1 हिस्सा पेट को खाली करना चाहिए। तो सर सुश्रुत संहिता कैसे डिफरेंट है? लायन का मुंह कैसा रहता है तो वैसा उस इंस्ट्रूमेंट का शेप रहेगा। तो इसमें मेरी नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स है जैसे कि लीच थेरेपी, अग्निकर्म, कपिंग थेरेपी। तो विद्ध कर्म क्या है कि वहाँ पे पर्टिकुलर प्रकार के मरम्मत पॉइंट्स पे हम लोग क्या करते हैं, एक निडल लगा दिया। एग्जाम्पल एक्यूपंक्चर जैसा। तो सुबह जा रहा है और शाम को जा रहा है, शाम को उसको प्रेशर भी नहीं आ रहा है, फिर भी वो मोशन करने जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे उनको पाइल्स या फिशर की परेशानी होना चालू हो जाए। तो एनोरेक्टल डिजीज के प्रिवेंशन के लिए जैसे मैं बताया कि आपको लगातार मॉडर्न रिसर्च आपने भी बेस्ट किया है, अलग अलग ऑपरेशन कर पा रहे हैं जो आचार्य सुश्रुत ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद एक सूडो साइंस है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं तो मैं बोलूंगा आयुर्वेद एक। वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ साहिल अली पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर HOD ऑफ शल्य तंत्र डिपार्टमेंट डॉक्टर विभूति मिश्रा। आज सर से हमने डिस्कस किया है लीच थेरेपी, अग्निकर्म, विद्ध कर्म, सुश्रुत संहिता और कैसे वो आज से 5,000 साल पहले राइनोप्लास्टी जैसे बड़े सब्जेक्ट पे डिस्क्रिप्शन कर दिए थे। इसके साथ साथ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, एनोरेक्टल डिजीजेस और उसके प्रिवेंशन। तो इसलिए इस पॉडकास्ट को देखिए और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो हमें सपोर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी कोई सवाल हो या कोई फीडबैक, दैट इज ऑलवेज वेलकम। एंजॉय। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आपकी स्पेशलिटी क्या है आयुर्वेद में? तो आयुर्वेद में मेरी स्पेशलिटी है कि मैंने अपना MS किया है मैंने शल्य तंत्र में। तो एनोरेक्टल जो भी डिजीजेस हैं उसमें मैं अच्छा गाइड करता हूँ। दूसरा है पेन मैनेजमेंट, तो जैसे कि एग्जांपल नी जॉइंट पेन, फिर बैक पेन, मस्कुलर पेन। तो इसमें मेरी नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स है जैसे कि लीच थेरेपी, अग्निकर्म, कपिंग थेरेपी। तो ये मेरी स्पेशलिटी है। तो सर एनोरेक्टल जो डिजीज है ये कैसे अकर होता है और आज उसका बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलता है, इतनी फ्रीक्वेंटली ऐसा क्यों होता है? तो आजकल कैसा है कि लोगों को पता है कि रोज पेट साफ करना है और फिर उसके लिए हर खाने में आजकल किसी न कुछ अडल्ट्रेशन बना हुआ है, कुछ मिलावट बनी हुई है। तो लोग आजकल जैसे सुबह किसी को जाना है ऑफिस में तो क्या करेगा, वो सुबह जाएगा, मोशन करेगा और मोशन नहीं हुआ तो वो प्रेशर लगाएगा। प्रेशर हुआ नहीं हुआ और उसके बाद वो चला जाएगा। तो ये रूटीन बार बार होते रहता है। एक समय आता है कि वहाँ पे जो एनल कैनाल है, जो वहाँ की जो टिश्यूज है, उनमें एक बार प्रेशर बनना चालू हो जाता है। तो लोग आजकल पेट को नहीं समझ रहे, अपने पेट को नहीं समझ रहे कि मुझे अभी मोशन आया है तब जाना है। नहीं, मेरा टाइम हो गया है तो मुझे मोशन जाना है, मुझे भूख नहीं है फिर भी खाना खाना है। तो जब अपने लोग शरीर को नहीं समझते तब ये परेशानी मुझे जल्दी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल एक मेरा पेशेंट का केस है कि वो उसको 2 बार लैट्रिन जाना है, कुछ भी होने दो, उसको 2 बार पेट साफ करने जाना है। तो सुबह जा रहा है और शाम को जा रहा है, शाम को उसको प्रेशर भी नहीं आ रहा है, फिर भी वो मोशन करने जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे उनको पाइल्स या फिशर की परेशानी होना चालू हो जाए। तो खुद ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है, नॉलेज नहीं हो पा रहा है कि मुझे मोशन है कि नहीं, लेकिन उनको जाना है, जो रूटीन बना है, बिल्कुल। और उसके बाद वो प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर नहीं हो रहा है, तो प्रेशर से वहां पे एनोरेक्टल डिजीजेस हो रहा है। तो सर इसका जैसे आयुर्वेद में ये तो अकरेंस हो गया, इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे आयुर्वेद में और सर ऐसा देखने को केसेस मिलता है कि जो उसकी सर्जरी होती है जो हम लोग मॉडर्न टेक्निक से करते हैं, उसमें रिकरेंस केसेस ज्यादा होता है, लेकिन आयुर्वेद में रिकरेंस केसेस कम होता है। उसका क्या रीजन है? तो पहला एक आयुर्वेद में बता दो कि आयुर्वेद बताता है कि आपको किस हिसाब से खाना खाना चाहिए। जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया कि आपको 3 हिस्सा खाना चाहिए और 1 हिस्सा पेट को खाली करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो पेट है वो आपका हल्का रहेगा, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारे जो सुश्रुत संहिता है उसमें मेंशन किया गया है कि आपको जो एनल कैनाल है वहाँ पे 3 प्रकार की वल्लियां रहती है। तो हम उन क्या करते हैं, हम उनको वल्लियों को वहाँ पे 4 सूत्र बांधते हैं। 4 सूत्र बांधने के बाद वल्ली क्या होता है? स्फिंक्टर्स। अच्छा, स्फिंक्टर्स। तो स्फिंक्टर्स होते हैं, तो स्फिंक्टर्स के प्रेशर होने की वजह से ये पाइल्स या फिशर या फिस्टुला जनरेट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे 4 सूत्र का यूज करते हैं। तो 4 सूत्र ऐसा है कि जो बिना कोई वहाँ पे कोई कट पीट लगाए हुए वो दवा उनके हाथ तक, मतलब उन वलियों तक पहुंच जाती है। और वली पहुंचने के बाद धीरे धीरे उनमें जो सूजन वगैरह है वो अपने आप से कम होने लग जाता है और
फिर जो उनकी एनाटॉमिकल जो डिस्टर्ब हुई है वो धीरे नॉर्मल होना चालू हो जाती है। तो ये है कि हमारा जो क्षार सूत्र है, क्षार सूत्र हम जैसे ही लगाते हैं पेशेंट में अपने आप से वो जो मस्से हैं वो कटना चालू हो जाते हैं और साथ साथ में हीलिंग भी चालू हो जाती है, जिससे पेशेंट को पेन भी कम होता है और हीलिंग भी अच्छी होती है। जैसे मॉडर्न में हम देखते हैं वो एक कट लगा देते हैं, कट लगाने के बाद वो ब्लीडिंग कभी कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है और उसके वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऑपरेशन तो हमने किया, साथ साथ में पेट को भी इलाज करते हैं हम लोग कि डाइजेशन मेडिसिन देते हैं जिससे उनका पेट भी हल्का रहे। और पेशेंट को बोलते हैं कि कुछ चीजें जैसे बताते हैं कि दही नहीं खाना है, फिर दूध के सामान नहीं खाने हैं, फिर बहुत ज्यादा तेल के आइटम नहीं खाने हैं। तो इससे क्या होगा, पेट उनका हल्का रहेगा और बीमारी फिर से होगी नहीं। तो इसीलिए क्षार सूत्र का टेक्निक रिकरेंस इसमें कम होता है, क्योंकि वो जाके जो रूट जहाँ से है स्फिंक्टर है जो वल्ली है वहां तक एनाटॉमिकल चेंजेस को सही करता है। ठीक है सर, इसको सर प्रिवेंशन के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, जो एनोरेक्टल डिजीज के प्रिवेंशन के लिए? जैसे मैं बताया कि आपको लगातार दही नहीं खाना है, फिर बहुत ज्यादा आजकल डाइटरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं लोग, तो ऐसे क्या होगा, इससे डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है। फिर लोग अपने खाने में ज्यादातर तीखा खा रहे हैं, मसाला आइटम या मिर्चा आइटम ज्यादा खा रहे हैं, तो ये सब खाने की वजह से पेट में गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, उसके वजह से पेशेंट को परेशानी होगा। दूसरा है आजकल जो पेशेंट का जॉब है वो सीटिंग वर्क ज्यादा है, या फिर पेशेंट को जाना है ट्रैवलिंग करके कुछ दूर जाना है तो लगातार गाड़ी चला रहा है, तो जैसे पैखाने में वहां पे अगर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो ये पाइल्स और फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें उस हीट को कम रखना है कि हम हीट वाले पदार्थ कम खाएं, अपना पेट को कॉन्स्टिपेशन है उसको कम रखे, साफ रखे, तो ये परेशानी नहीं होगी। सर इसमें फाइबर का रोल क्या है, डाइटरी फाइबर का, और फाइबर के लिए आयुर्वेद में क्या कहा गया, उसका कैसे डिस्क्रिप्शन है? तो फाइबर अगर हम बात करें तो वो देखा जाए तो वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए पचाने के लिए थोड़े भारी होते हैं। अब भारी होंगे तो क्या होंगे, वो हमारे मूल द्वार तक पहुंच जाएंगे आसानी से। वो मूल द्वार तक पहुंच गए तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स वहां से पेशेंट को अपने आप से मोशन पास हो जाएगा। तो पेशेंट को जो पाइल्स, फिस्टुला और फिशर के पेशेंट होते हैं उनको फाइबर डाइट देने को बोलते हैं कि शरीर क्या करती है, जितना उनको चाहिए वो ले लेती है, बाकी जो सामान जो होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको छोड़ देती है, और वो शरीर के लिए हैवी होता है, वो स्टूल में जाकर के वहां पे ग्रेविटी देता है और वहां से पेशेंट को आराम से स्टूल पास हो जाता है। सर जैसा आप बताएं कि आपके स्पेशलिटी में लीच थेरेपी आता है, फिर आप कपिंग थेरेपी, तो ये सब मोस्टली डिस्क्रिप्शन रक्त मोक्षण में आता है, और आचार्य सुश्रुत चौथा दोष रक्त को मान है, जो कि थोड़ा सा अलग है, कई बार कंट्रोवर्शियल भी होता है। रक्त को एज ए दोष थोड़ा डिफाइन करिए, और कैसे, क्योंकि सर आज जब हम सोचते हैं कि अगर हम खून निकाल लेंगे तो मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से ये लगता है कि ये तो ओल्ड साइंस है, इसका कोई यूज नहीं, ये तो पहले किया जाता था हजारों साल। तो सर रक्त मोक्षण का क्या यूज है, कैसे रक्त दोष एक दोष है और कैसे उसकी वैल्यू आज है, और कैसे पेशेंट्स में उसका फायदा देखने को मिलता है? ठीक है, अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में ऐसा कौन सा पदार्थ है तो पूरे हर जगह जाता है, तो वो है रक्त। हाँ, तो रक्त मतलब जीव, आदमी जिंदा है रक्त के वजह से। अच्छा, सुश्रुत बताते हैं कि रक्त से ही सारे जो दोष धातु है, हमारे वात पित्त कफ है, जो धातु है, 7 धातु है, उनका नरिशमेंट उसी से होता है और उनकी बीमारियां भी उसी से वजह से होती है। तो रक्त ऐसे दोष हम नहीं मानते, पर रक्त ऐसे चैनल जरूर मान सकते हैं कि रक्त हमारे शरीर में एक चैनल है जो बाकी दोष धातु को बैलेंस करने या उनमें क्षय और विकृति करने में काम आता है। ठीक है, मतलब सब कुछ रक्त से मिला हुआ है, ऑक्सीजन भी रक्त से जाता है, न्यूट्रिशन भी रक्त से जाता है, मतलब सब कुछ न्यूट्रिशन वगैरह जो भी जा रहा है वो ब्लड के थ्रू जा रहा है। अब हमारे टेक्निक में क्या है, इसमें ब्लड लेटिंग में, रक्त मोक्षण में, तो हम जो खराब रक्त है, जो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं वहाँ पे, उसको हम ब्लड के थ्रू निकाल देते हैं। तो जैसे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ब्लड से निकलेंगे वहाँ पे नया ब्लड फॉर्म होगा और नया ब्लड वहाँ पे अच्छा, वहाँ पे जो एंजाइम्स वहाँ भेजेगा और धीरे धीरे बीमारी होती है वो ठीक होती जाती है। तो क्या सर ये कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो तो हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? हाँ, तो हमें जनरली देखना है पित्त के प्रभाव को। तो अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो हम वहाँ पे लीच थेरेपी करते हैं। अच्छा। कि अगर पित्त वहाँ पे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम वहाँ पे ब्लड निकालेंगे तो आराम मिल जाएगा। पर अगर यहाँ पे हमें कफ का अभाव मिलता है, जैसे हैवीनेस ज्यादा है, तो वहाँ पे हमें कपिंग थेरेपी करना पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, उसके हिसाब से टेक्निक बोली गई है।
हाँ, ब्लड निकालने से इन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कम हो जाते हैं, एकदम सही बात है। पर आपको पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ हमें पाना है तो उसके लिए पर्टिकुलर मेथड रहता है, तो वही है कि हमें इस प्रकार के इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स को निकालना है, इस प्रकार का टेक्निक हमें अपनाना पड़ेगा। सर, जो पहली बार लीच थेरेपी के बारे में सुन रहा होगा, उनके लिए बता दीजिए आखिर लीच थेरेपी है क्या? तो लीच थेरेपी एक मेडिकेटेड लीच होती है, इसको जोंक बोलते हैं आम भाषा में। वो हमारे शरीर पे लगाई जाती है और उससे कोई भी दर्द नहीं रहता है, 1% में पेशेंट को दर्द नहीं रहता है। वो अपने जहाँ पे आपको सूजन वगैरह है वहां पे पकड़ेगी, पकड़ने के बाद 45 मिनट के अंदर अंदर वो अपना खून वहां पे सक कर लेती है, और सक करने के बाद वो अपने आप वहां पे छोड़ देती है। अगर नहीं छोड़ती है तो हम डॉक्टर्स उसको छुड़वा देते हैं। उसमें किसी पेशेंट को भी आज तक मैंने कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा है। सर, इसका कुछ ऐसे डिजीज बता दें इसमें लीच थेरेपी का बहुत अच्छा यूज है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों को घटिया बात रहता है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है, तो वहां पे जहाँ पे बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है वहां पे भी हम लीच थेरेपी करते हैं। तो मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं जिनमें सूजन हो गई है घुटनों में, हम लीच थेरेपी करते हैं, उनको तुरंत ही आराम मिलता है, मतलब इंस्टेंट आराम, कि आज लीच थेरेपी लगाया कल वो आराम से चल रहे हैं। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया है, उसको कमर दर्द है, तो कमर दर्द था और वो उठ बैठ नहीं पा रहा था, तो वहां देखा कि वहां पे सूजन बनी हुई है, एक लीच थेरेपी लगाया। लीच थेरेपी लगाते ही उसको आराम मिल गया। उसने कम से कम 5 हॉस्पिटल को दिखाया, एंटीबायोटिक्स लिया, इन्फ्लेमेशन टैबलेट्स लिया, फिर दर्द की दवा ली, पर भी आराम नहीं हुआ। पर लीच थेरेपी करते ही उसको तुरंत इंस्टेंट आराम हो गया और अभी भी वो नॉर्मली है। तो सर, एक रोल ऑफ युक्ति आप बताएंगे, क्योंकि क्या होता है जब आप कहें कमर दर्द में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो एक मास में ये व्यू जाता है कि अरे कमर दर्द हो रहा है तो लीच लगा लेंगे, पैर दर्द हो रहा है तो लीच लगा लेंगे। तो सर, इसमें युक्ति का क्या रोल है? और जहां जहां आप बता रहे हैं हो सकता है किसी पेशेंट में वो लगाने से बढ़ जाए, तो युक्ति का रोल बताइए क्या होता है ट्रीटमेंट में? तो अगर वहां पे जो इन्फ्लेमेशन है और वो अगर एक स्थान पे है, मतलब लोकलाइज्ड एरिया पे है, और वहां पे रेडनेस देखने को मिल रहा है, वार्म देखने को मिल रहा है, तो वहां पे हमें लीच लगाना है। पर ऐसे एरिया में जहाँ पे सिर्फ पेन हो रहा है, वार्मथ नहीं है, टेंडरनेस नहीं है, और फिर छूने पे वहां पे ठंडा है, तो वहां पे हमें लीच नहीं लगाना। ये एक सिंपल सा एक नोट आपको करना है। सर, आप जैसा कहें पेन मैनेजमेंट में भी आपकी स्पेशलिटी है, तो उसमें सर विद्ध कर्म और अग्नि कर्म आता है। विद्ध कर्म इस विद्ध कर्म के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर। तो विद्ध कर्म में क्या है कि वहां पे पर्टिकुलर प्रकार के मरम्मत पॉइंट्स पे हम लोग क्या करते हैं, एक निडल वहां पे पंचर करते हैं और उसको बंद करते हैं, और उसको गर्म किया जाता है, या फिर वहां पे बस लगा दिया, एग्जाम्पल एक्यूपंचर जैसा। अग्निकर्म में क्या है, हम हीटेड सब्सटेंस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हम पर्टिकुलर एरिया पे हम लगाते हैं, उसको हम लोग अग्निकर्म कहते हैं। जनरली जब हम मॉडर्न साइंस में या टाइमलाइन ऑफ सर्जरी पढ़ते हैं तो वहाँ आचार्य सुश्रुत का जिक्र नहीं आता है। आप एक ब्रीफ देंगे टाइमलाइन ऑफ सर्जरी का? अगर बात किया जाए तो फादर ऑफ सर्जरी तो आचार्य सुश्रुत ही है। तो अभी से नहीं, बहुत सालों से, और मॉडर्न भी मान चुकी है कि आचार्य सुश्रुत ही जो फादर ऑफ सर्जरी है, उन्हीं ने ये सर्जरी के डिफरेंट मेथड्स को यूज किया है। तो अगर मैं बात किया जाए सुश्रुत के बारे में, तो उन्हें सभी प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा है, चाहे वो मॉडर्न सर्जरीज के कुछ प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हो, और चाहे वो उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, कहाँ पे आपको सर्जरी करनी चाहिए, कहाँ पे सर्जरी नहीं करनी चाहिए। तो आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने डिफाइन किया है कि कब पेशेंट की सर्जरी चाहिए, अब कब पेशेंट की सर्जरी नहीं चाहिए। इससे बेहतर अभी तक मैंने कोई भी बुक में नहीं देखा है कि कहाँ पे इतना स्पेसिफिकली बताया हो कि यहाँ पे सर्जरी करना चाहिए, यहाँ पे सर्जरी नहीं करना चाहिए। जो आता है वो सुसंहिता के बाद जो नॉर्मल सर्जन है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट डेवलप हुआ, ओटी थिएटर डेवलप हुआ, जहाँ पे बड़े बड़े हॉल्स में बहुत सारे डॉक्टर्स आकर के ओटी सीखना चालू कर दिए। तो वहां से एक सर्जरी का डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे रिसर्च करते अभी हम लोग लैप्रोस्कोपी तक पहुंच गए। अभी लैप्रोस्कोपी के आगे भी हम अभी रोबोटिक सर्जरी तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मिनिमल इन्वेजन करके छोटा सा चीरा लगा करके पेशेंट की सर्जरी हो जाती है। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गए, पर हमारे कंसेप्ट अभी भी आचार्य सुश्रुत जैसे ही है। तो सर, सुश्रुत संहिता कैसे डिफरेंट है चरक संहिता और अष्टांग हृदयम से? तो आचार्य सुश्रुत ने जितने भी डिस्क्रिप्शन दिए हैं वो किसी को दिखा के दिए, मतलब कि वो किसी से कोलेट किया है। जैसे कि अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि लायन का मुंह कैसा रहता है, तो वैसा उस
इंस्ट्रूमेंट का शेप रहेगा, फॉक्स का मुंह कैसा रहता है उस प्रकार का उस इंस्ट्रूमेंट का शेप रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आकार को हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी शेप्स साइजेस हमें देखने को मिल रहे हैं उनको उन्हें डिस्क्राइब करके हमारे बॉडी में कैसा एक्टिविटी करना है, इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, उनने वैसे डिफाइन किया। तो आचार्य सुश्रुत एनाटॉमिकली बहुत स्ट्रांग थे और वो देखना चाहते थे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखता है क्या। और जो चरक संहिता है वो क्या थे, वो मेडिसिनल बेसिस ज्यादा है, कंसेप्ट बेसिस ज्यादा है, इसलिए आचार्य सुश्रुत का जो देखने का तरीका है वो एनाटॉमिकली ज्यादा है एज कम्पेयर टू द आचार्य चरक। सर कौन कौन से सर्जिकल टेक्निक्स के डिस्क्रिप्शन आते हैं सुश्रुत संहिता में? ऐसे देखा जाए तो कम से कम 180 टेक्निक्स है। 180 टेक्निक्स बताया गया आचार्य सुश्रुत ने। 8 टेक्निक्स नॉर्मल 8 टेक्निक्स बता देता हूँ मैं। एक होता है एक्सीजन, इंसिजन के बाद लेखन कर्म, स्क्रैपिंग, विनिसेक्शन, प्रोबिंग, सूचरिंग। 8 टेक्निक्स है पेशेंट आचार्य सुश्रुत ने बताया। ऐसे आता है राइनोप्लास्टी का भी डिस्क्रिप्शन है, तो ये सही है सर? हाँ बताया ना। अच्छा, तो राइनोप्लास्टी के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया। तो आचार्य सुश्रुत ने अपने सूत्र स्थान में ही, मतलब स्टार्टिंग ऑफ सब्जेक्ट्स में ही उन्हें राइनोप्लास्टी के बारे में बता दिया। तो ये लोग बताना चाहते थे कि जो यहाँ पे हम सर्जरी बताने वाले हैं वो इतनी बड़ी सर्जरी है, इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पे हम प्लास्टिक सर्जरी भी करते हैं, यहाँ पे हम कुछ जो चीज शरीर में कट गया है उसको भी हम जोड़ सकते हैं, इतना पावर हम यहाँ रखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने इसको स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर्स में बता दिया। ये उसको लास्ट में रख सकते थे। राइनोप्लास्टी अगर हम देखा जाए तो कोई एक एमबीबीएस डॉक्टर फिर एमएस करेगा, एमएस करने के बाद एमसीएच करेगा, फिर जाकर के वो सीखेगा। पर उसका कंसेप्ट उन्होंने पहले ही बता दिया कि समझने के लिए कि हमारा जो आचार्य ने जो बताया आयुर्वेद में ये सर्जरी वो कितना बड़ा है और उसमें इतने सारे पॉसिबिलिटीज हम कर सकते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी का भी डिस्क्रिप्शन दिया है। तो सर ये हम आज से कितने साल पहले की बात कर रहे हैं जब ये लिखा गया था? 5000 साल से पहले। इफेक्टिवनेस कितनी, जो आउटकम रिजल्ट क्या है आयुर्वेदा ट्रीटमेंट का, आप जनरली क्या देखते हैं और एक मास में आपका क्या ओपिनियन है? मेन जैसा कि जैसा आप डायग्नोसिस करेंगे, जितनी अच्छी आप मेडिसिन देंगे, जितना अच्छा आप उस संप्राप्ति उस पैथोलॉजी को समझेंगे, उतना अच्छा आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो आयुर्वेद एक मैथमेटिक्स जैसा है कि आपने इस प्रॉब्लम को देखा, इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे उतनी जल्दी आप उस पेशेंट को रिजल्ट दे पाएंगे। तो लोगों का बोलना है कि आयुर्वेद स्लो होता है, आपको 1 हफ्ते बाद रिजल्ट मिलता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास पाइल्स के पेशेंट आते हैं, वो एलोपैथिक दवा खा के आते हैं और फिर भी उनको आराम नहीं मिलता है। और मैं उनको दवा देता हूँ और तुरंत 1 दिन के अंदर उनको पेन में आराम मिल जाता है। फिर मैं उनको बोलता हूँ अगर जरूरत पड़ने पे आपको दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा खाना है, फिर भी वो नहीं खाते कि उनको लगता है कि दर्द की दवा खाएंगे तो शायद मेरा बढ़ ना जाए, तो जो मैं दवा देता हूँ वही खाते। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपने उस पैथोलॉजी को समझा और उसको पॉइंट वाइज आपने उसको ब्रेक कर दिया, वही आपको सबसे पहले रिजल्ट दिलाएगा। तो आपको पैथोलॉजी को समझना है, उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे, तब आपका पॉइंट ऑफ रिजल्ट बहुत जल्दी रहेगा। सर जब भी ऐसे डिस्कशन होती है तो जिसमें हम लोग बताते हैं जो कि सही बात है आयुर्वेद को लेके, तो अक्सर एक दूसरा परसेप्शन ये जाता है कि हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मॉडर्न फॉल्स है। लेकिन सर यही मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या ऐसी चीज़ है जो कि कमेंडेबल लगती है, जो कि मॉडर्न रिसर्च, टेक्नोलॉजी और साइंस हमें आज प्रोवाइड करता है? मॉडर्न रिसर्च आपने भी बेस्ट किया है। अभी हम इतने सारे अलग अलग ऑपरेशन कर पा रहे हैं जो आचार्य सुश्रुत ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं थे। अच्छा। तो अभी के जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़ गई है। अभी हम एक रूम में बैठ करके मैं जा करके अगर मैं यूरोप में कोई सर्जरी करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके जो अभी नए नए इन्वेसिव चालू हुए हैं, वो उन्हें मॉडर्न सर्जरी को बहुत हाई लेवल पहुंचा दिया है। यहाँ तक कि अगर कोई पेशेंट मरने वाला है तो भी वो चॉइस लगता है कि मैं अगर सर्जरी कराऊं तो मैं बच जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो मॉडर्न सर्जरी है वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे है कि अगर कोई पेशेंट मरने वाला भी है तो अगर उसने कोई सर्जरी करा ली, से कोई ट्रांसप्लांट करा लिया, तो अपनी वो लाइफ टाइम की जो जर्नी है वो बढ़ा देता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा देता है। तो मॉडर्न सर्जरी ने तो अपना बहुत अच्छा काम किया है। मैं आयुर्वेद किस लिए बात कर रहा हूँ कि आयुर्वेद में कंसेप्ट्स जो है वो हम आयुर्वेदिक सर्जन्स को अपनाने चाहिए। क्योंकि अगर हम आयुर्वेद के लोग ही अगर आयुर्वेदिक सर्जरी नहीं करेंगे, उनके टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेगा ये। तो हमारे जो चीज़ों में जैसे अग्निकर्म लिखा गया है, जलोकावचन लिखा गया है,
फिर सिरावेद लिखा गया है, तो मॉडर्न नहीं कर रहे, और उन्हें अभी उस पर रिसर्च भी किया तो भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पर हम लोग ये रोज कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे क्लिनिक्स में ये होता रहता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसका रिजल्ट है, चाहे वो अपने रिसर्चर में प्रूफ ना कर पाए, पर हमने अपने रिसर्चर में प्रूफ किया है कि इन सब का रिजल्ट है, और इसकी टेक्निक्स को हम फॉलो करते रहेंगे। तो आयुर्वेदिक सर्जरी थोड़ी अलग है एज कम्पेयर टू मॉडर्न सर्जरी। उसमें थोड़ा रिजल्ट्स हमें अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। मॉडर्न सर्जरी में हमें अभी रिजल्ट बहुत ही एक्सप्लोसिव रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है अभी। तो एक जनरल ओवरव्यू देना हो तो किसको आयुर्वेद चूज करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, और कब मॉडर्न साइड चूज करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए? तो मॉडर्न जो ट्रीटमेंट है वो एक्यूट कंडीशंस में आपको फास्ट काम करती है। जैसे कि आपको आज कुछ परेशानी हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, आपने एक टैबलेट खाया, आपको आराम मिल गया, आप अपना काम कर सकते हैं। इस यहाँ पे ये नहीं है कि आयुर्वेद नहीं काम करेगा, आयुर्वेद भी काम करेगा, वो भी तुरंत काम करेगा, पर आपको फास्ट काम करना है, मतलब आपको चलते चलते चलना है, चलते चलते काम करना है, तो वहाँ पे आप मॉडर्न ले सकते हैं पेशेंट। यहाँ पे आयुर्वेद भी ले सकते हैं, पर फास्ट यहाँ पे एज कम्पेयर टू दी आयुर्वेदा मॉडर्न काम करेगा। पर आपके पास कोई क्रॉनिक डिजीज है जो आप दवाई लेते जा रहे हैं फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, वहां पे आपको आयुर्वेद के पास आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद उसके जड़ पे इफेक्ट करेगा और धीरे धीरे वो ठीक होता जाएगा। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जिनको 10-10 साल से पेन हो रहा है, घुटनों में पेन हो रहा है, तो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं रोज दर्द की दवा खाता हूँ और चलता हूँ। तो उनको मैं समझाता हूँ कि दर्द की दवा खाने से आपका घुटना ठीक नहीं हो रहा है, ये हर दिन बिगड़ ही रहा है। सिर्फ आप 6 घंटे तक दर्द की दवा खा रहे हैं, उससे आपको बस इतना रहता है कि हाँ दर्द नहीं हो रहा है, तो 6 घंटे बाद तो आपको दर्द होगा ही होगा। पर आयुर्वेद में इसका हम बेसिक इलाज करते हैं, जिसमें पंचकर्मा रहता है और ब्लीच थेरेपी रहता है, अग्निकर्मा रहता है, जिसके वजह से वो दर्द अपने आप धीरे धीरे कम होता जाता है और पेशेंट खुद से चलना चालू कर देता है। तो इसमें हम लोग ने कोई दूसरा कोई मेडिकेशन ऐसे देकर कोई दूसरी बीमारी जनरेट नहीं की। हमने यहाँ पे पेशेंट के इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाया, स्ट्रेंथ को बढ़ाया, और पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने चालू हो गया। कोई भी यहाँ पे दर्द की दवा नहीं दी जाती, वो पॉइंट वाइज जो पैथोलॉजी है उसकी दवा दी जाती है, और उसी से अब पेशेंट का पेन ठीक हो जाता है। तो एक्यूट और इमरजेंसी एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन में हमें मॉडर्न की तरफ जाना चाहिए। क्रॉनिक कंडीशन है या बिल्कुल भी पेशेंट को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको प्लीज आयुर्वेद के पास आना चाहिए। सर, कोई ऐसे एरियाज दिख रहे हैं जो आपको पता है आयुर्वेद में अभी भी संहिताओं में है, लेकिन उस पर बहुत अच्छा रिसर्च हो सकता है और फ्यूचर उसका बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे टॉपिक या एरियाज जिस पे फ्यूचर में रिसर्च किया जा सके? आयुर्वेद में रिसर्च करने के बहुत सारे, जैसे कि उन्हें बताया अग्नि, हमारी जो फायर डाइजेशन पावर है वो अलग अलग प्रकार की बताई गई। तो उन्हें बताया कि एक आदमी पूरा प्लेट खाना खा लेगा, उसकी अग्नि बहुत अच्छी रहती है, और एक जो पूरा प्लेट नहीं खा पाएगा उसकी अग्नि कम रहती है। अब इसको हमें स्केल में लाना है, कोई इसको हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो मेजर कर पाए, तो उस पर हमें वर्क करना चाहिए। ठीक है, धातु बताया गया कि हमारे में 1 लीटर रस रहता है, 1.5 लीटर रक्त रहता है, तो ये मेजरमेंट अपने पास नहीं है। तो रस रक्त मांस मेद, इनका जो मेजरमेंट है वो भी आना चाहिए। कैसे मेजर करना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए कि हाँ ये रस है तो ये कितना ml का है, रक्त है तो कितने ml का है। तो ये अभी आयुर्वेद में उसको टेक्नोलॉजी की तरफ कन्वर्ट करना है कि हाँ मेजरेबल हो, सभी के ऊपर नहीं दिखे। ये नहीं कि मेरा साइंस है, मैं बात पढ़ पा रहा हूं, आप नहीं पढ़ पा रहे तो ये आपकी गलती है। नहीं, आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे, उसका कोई स्केल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए। तो हमें अभी टेक्नोलॉजी, हमें इंस्ट्रूमेंटेशन पे बहुत काम करना है। आयुर्वेद के लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन पे बहुत काम करना है। जितना हम ओपन हो पाएंगे, अपने नॉलेज को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर पाएंगे, उतना वो सभी के लिए विजिबल होगा, और जब विजिबल होगा तो लोग भी उसका एक्सेप्ट करेंगे। तो लोग अभी, मैं अगर किसी को बोलता हूँ वात पित्त, को तीसरा डॉक्टर बोलता है नहीं वात कफ है, तो ये मेजर नहीं हो पा रहा है। अगर अपने पास कोई स्केल होता कि वात पित्त है तो हम लोग हर जगह इसको लिखते वात पित्त। तो सर मतलब मेजरमेंट पे रिसर्च होना चाहिए, मेजरमेंट पे रिसर्च होना चाहिए, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट बनने चाहिए जिसमें हम लोग इसको फिक्स कर पाए कि हाँ ये ही तो ये
ऑल अक्रॉस द बोर्ड लोगों को बता पाए ये ऐसा है तो ऐसा ही है। हाँ। हाँ। और सर ऐसा लगता है कि यही एक रीजन है ये नहीं हो पाने की, लैक ऑफ, इसके वजह से इतने सारे मिसकंसेप्शन होता है और एक तरह से गलत नाम जाता है, क्योंकि वो किनारे, सड़क के किनारे वो टेंट लगा लेते हैं, वो आयुर्वेद लिख देते हैं। तो सर हमको लगता है वो मेजरमेंट होता तो फिर सही गलत का पता चल पाता, बिल्कुल। और जो क्वालिफाइड पर्सन लोग हैं वहां पे लोग ज्यादा जाते रादर देन सिर्फ नाम पे भरोसा करने से। बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसा आज देखने को मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद एक सूडो साइंस है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? नहीं तो मैं बोलूंगा आयुर्वेद एक फर्स्ट साइंस है, जो एलोपैथी ना आने से पहले साइंस। हमने पढ़ा है कि ब्रह्म संहिता, जब ब्रह्मा जी उसको याद किए मतलब ब्रह्मा जी से पहले भी ये साइंस था, है ना। ब्रह्मा जी को हम यूनिवर्सल गॉड मानते हैं, तो यूनिवर्स के होने से पहले भी वो था, और यूनिवर्स के होने से पहले था, और ब्रह्मा जी ने उसको याद किया, मतलब वो उनके दिमाग में था, उसको याद किया, और याद करने के बाद फिर वो अर्थ को भेजा है। इसका मतलब क्या है, इस यूनिवर्स से भी पहले कोई और गैलेक्सी में उसका यूज हो रहा है, और वो रिकॉल किए करके हमारे अर्थ में भेजा गया। ऐसा हमारे आचार्यों ने संहिताओं में, क्लासिकल बुक्स में लिखा गया। सर सेम बात अविनाश सर, लास्ट टाइम उनके साथ पॉडकास्ट था, लास्ट ही एपिसोड में एग्जैक्टली यही बात कहे थे। हाँ। तो यही है कि ये स्यूडो साइंस नहीं है, एक क्लासिकली हर बार जितना भी चीज उनमें बोला गया है वो मल्टीपल बार, मैं बोलूँ 100 बार नहीं 1000 बार प्रैक्टिकली देखा गया आचार्यों ने, उसको लिखा गया। और अगर मैं संहिताओं के बारे में बात करूं, तो अगर हम जैसे नाम बोलते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो मेरे हिसाब से वो कोई यूनिवर्सिटी थी जब इतने सारे बच्चे प्रैक्टिकली एक एक ऑब्जेक्ट उठाते थे और उस पर रिसर्च करना चालू कर देते थे, और उनके रिजल्ट्स में 100 बार 10,000 बार रिजल्ट अप्रूवल होने के बाद उसको वो एक जगह लिखते थे एक कोड फॉर्म में कि हाँ हमने ये पा लिया है, अब इसके बारे में हम इसको मेंशन करेंगे। और फिर एक उनका जो राइटर है उन्हें सब इकट्ठा किया और उसको एक पैटर्न में डाला और एक बुक बना दी, और ब्यूटीफुल बुक का हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स बन गया अभी। सर मेरे ओपिनियन में एक चीज जो हमको दिखती है, जो कि बहुत एक अच्छा प्लस पॉइंट है, कि मॉडर्न साइंस का जो डेवलपमेंट है जो कि अमेजिंग है पिछले कुछ 100 सालों में, उसमें लेकिन अभी ये देखने को मिलता है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है कि उसमें मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है हायर लेवल पे। फार्मास्यूटिकल कंपनी, फूड कंपनी, कहीं ना कहीं अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की जो फूड इंडस्ट्री है वो जानबूझ के ऐसे फूड्स प्रमोट कर रही है, हेल्दी कह रही है, जो फिर ओबेसिटी कॉज करे, और फिर फार्मा कंपनी वो दोनों हाथ मिलाएं ऐसी ड्रग्स बनाएंगी। तो सर इसमें बहुत ज़्यादा मनी और फिर ये कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व हो जाती है। तो सर हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ है जो 2000 साल से चली आ रही है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और मेरा ऐसा मानना है लोग खुद टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ें तो उन्हें ये रियलाइज होगा, और जिसे फिर पर्सनल लेवल पे लोगों को जो एक्सेप्ट करना है वो करें या ना करें, तो उनके ऊपर है। लेकिन सर ये एक प्लस पॉइंट दिखता है कि ये तब कही गई है जब कुछ भी नहीं था, तो ये बहुत एक तरह से फेयर है। हाँ। सर आपका थॉट्स क्या है इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे? मैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ, पर कब, जब मुझे इमरजेंसी कंडीशन में हो कि मुझे यहाँ पे पेशेंट को रिलीफ चाहिए, पेशेंट एक्यूट कंडीशन में है और उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पे मैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन यूज करता हूँ। नहीं तो मैं अपना आयुर्वेदिक मेडिकेशंस में मैं भरोसा रखता हूँ। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन करना कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, पर कोई लिमिट होना चाहिए कि हाँ जैसे हमने बात की पहले, कोई एक्यूट कंडीशन आया है तो वहाँ पे हमने मॉडर्न दे दिया, और प्रिस्क्राइब मॉडर्न जो हमारे वैल्यूज के अंदर है, हमें जो परमिशन मिला है वो हमने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया, और उसके बाद पेशेंट को हमने बोला कि ये नहीं ठीक होने वाला, आप यहाँ पे आयुर्वेद चालू करना पड़ेगा, और उसके बाद हमने आयुर्वेद चालू कर दिया पेशेंट को। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट को पता चलेगा कि मैं आयुर्वेद पर्सन के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसे पर्सन के पास जा रहा हूँ कि जो मेरी हेल्थ को केयर रखेगा, कि मैं जाऊंगा उसके पास तो गारंटी मुझे रिलीफ मिलेगा, और एक बार में नहीं, लॉन्ग समय तक रिलीफ मिलेगा। तो सर आपके प्रैक्टिस में आप कितनी इफेक्टिवनेस नोट किए हैं आयुर्वेद में? और ये सर क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एज ए बीएमएस स्टूडेंट कई बार वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि ये वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि मास लेवल पे प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको कितना इफेक्टिवनेस मिलता है, और क्या एडवाइस देना चाहेंगे एक बीएमएस स्टूडेंट को? अभी एक रिसेंट मेरे पास 3 दिन पहले का केस बता रहा हूँ आपको,
कि एक बच्चा था 18 ईयर्स का और उसको सीवियर एब्डोमेन पेन हो रहा था, ठीक है। वो 4 डॉक्टर के पास गया, उन्हें मेडिसिन लगाए, उन्हें बहुत सारे इंजेक्शन दिए, फिर भी उसका लूज स्टूल कम नहीं हुआ और पेट में दर्द बना रह गया। तो बहुत दूर से कम 2 घंटा ट्रैवल करके मेरे पास आया, बैठा, बताया सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ये लूज स्टूल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम से कम 15 से 18 बार मैंने लूज स्टूल कर दिया है, ये रुक नहीं रहा है, मैंने बहुत सारे मेडिकेशन ट्राई कर दी। तो मैंने उसको आयुर्वेदिक मेडिकेशन दी और मैंने बोला अगर फिर से होगा तो मुझे फ़ोन करना है आपको। उसका फ़ोन नहीं आया। नेक्स्ट डे मैंने ही फ़ोन किया पेशेंट को कि क्या हुआ, कैसे कंडीशन है आपका। तो उसने बताया मेरा मोशन है वो बंद हो गया है, पेट दर्द भी ठीक हो गया है, अब मुझे आराम मिल रहा है, पहले से मुझे बहुत आराम मिल रहा है, अब बस भूख नहीं लग रही। और तो मैंने बोला कि भूख नहीं लग रही है वो भी चालू हो जाएगी धीरे धीरे, और आपका जो बॉडी है वो अभी कमजोर है, डिहाइड्रेटेड है, जैसे जैसे फ्लूइड जाएगा भूख लगना भी चालू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद के अगर प्रिंसिपल्स को अगर हम लोग दोष धातु मल को अगर हम समझेंगे, उनको तरीके से लगाया जाएगा, अरेंज किया जाएगा, तो हम अभी के जो अलग लेवल पे हम लोग पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं, जो बाकी लोगों ने नहीं किया। और बाकी लोगों ने नहीं किया, जो मिस किया, वो हम लोग वहाँ पे सोच करके पेशेंट को दवा देंगे तो गारंटी वो पेशेंट को इफेक्टिव करता है। तो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन पे इतना भरोसा रखना चाहिए कि वो जरूर काम करेगा। तो कुछ पेशेंट्स आके बोलते हैं कि यार इतनी छोटी सी दवा काम करेगी क्या? बोले जरूर काम करेगी। तो मुझे कुछ डॉक्टर बोलते हैं मैं तो यहाँ पे 3 टैबलेट देता हूँ, मैं 2 टैबलेट देता हूँ। तो ये आपका बिलीफ है, कितनी पोटेंसी आपने पेशेंट के बीमारी में देख रहे हैं, उसके हिसाब से पेशेंट को दवा देनी है, और जितनी पोटेंसी आप देंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और आपने एक ही सिंगल दवा दी है तो रिलीफ नहीं मिलेगा, पर आपने अच्छी वाली पोटेंसी की दवा दी है तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे लगे रहिए और जरूर आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है, और उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पेशेंट आज पेन के लिए बात कर रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, कल परसों नरसों 1-2 दिन बाद बोलेगा हाँ मुझे अब पेन में पहले से कम है। और पेशेंट को चाहिए ही, पेशेंट को पता ही है कि आयुर्वेद उसके लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। तो अगर आप अच्छी फेथ से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट आपसे जुड़ते हैं, आप भी को खोजेंगे और आपके पास पेशेंट बने रहेंगे। सर इस बात को सुन के एक डॉक्टर हैं, वो शायद यूएस में, डॉक्टर आलोक कनौजिया, वो साइकियाट्रिस्ट हैं, इंडिया के हैं। तो वो साइकियाट्री प्रैक्टिस करते हैं, और जैसा आप कहें कि जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं दोष धातु मल के, तो ये एक अलग लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है, जिससे हम लोग एक तरह से आयुर्वेदिक इंडोस्कोपी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर वो साइकियाट्री में अपने ये जो इंडिया की साइकियाट्रिक नॉलेज है जो वेदों में लिखी हुई है, उसको पढ़ के वो पब्लिकली बोलते हैं कि मैं ये यूज करता हूँ। वो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से अपनी MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन की है, लेकिन वो यही कहते हैं उनके पास जो स्पेशलिटी है वो एक एडिशनल लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो सर ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है जो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को आती है। हाँ, कि हमें पता है मॉडर्न टेक्निक भी हमें पता है, हाँ, हमें अभी आयुर्वेदिक टेक्निक्स भी पता है कि हमें कैसे एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर दोनों को हम मिला दिया जाए तो सोचिए हमारा जो रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक है कितना बढ़ जाता है। हाँ सर। और पता भी चलता है कि यहाँ पे मॉडर्न में हमने देखा ये प्रूव हो रहा है x = y, अगर ये प्रूव हो रहा है तो हम एकदम सही डायरेक्शन पे। सर एक एडवाइस कोई BMS स्टूडेंट्स के लिए? BMS स्टूडेंट के लिए मेरा यही एडवाइस है कि अपने पैथी को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आयुर्वेद में ग्रोथ करना है, ये एक पर्सन की बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, हमें ऐसा टीम काम करना है कि नहीं आज मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मैं अच्छे पेशेंट देख रहा हूँ, दूसरा को ज्ञान नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है आयुर्वेदा, तो अजोपैथी करना नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। हम सबको अपना जो ज्ञान है वो बांटना है, और बांट के सभी को एक साथ ग्रो करना है। इसे पर्सनल फायदा नहीं समझना है, इसको आयुर्वेद का फायदा समझना है। दुनिया कि अगर हम आयुर्वेद में डिफरेंट टेक्निक्स लाया जाए, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लाया जाए, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग लाया जाए, तो आयुर्वेद का लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा, और फर्स्ट चॉइस, दुनिया की फर्स्ट चॉइस वो बन जाएगी आयुर्वेद। तब हम एडमिशन लेने से पहले ये नहीं सोचेंगे अरे हमें BMS सीट क्यों मिल गई, MBBS सीट क्यों नहीं मिली। बस हमें चॉइस होगा अरे BMS ही चाहिए था, MBBS हमने नेक्स्ट ले लिया। तो सर क्या आप बाई चॉइस आए थे इस फील्ड में कि बाई
मतलब बाई चांस। हाँ, बाई चांस। तो मैं तो बाई चांस आया था। हाँ। फर्स्ट ईयर मैंने देखा कि ये आयुर्वेद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मुझे डिफेंस में जाना था। डिफेंस में मेरा हो नहीं पाया, तो मैं यहाँ पे आ गया। आयुर्वेद मैंने एग्जाम दिया और मेरा बीएमएस में एडमिशन हो गया। तो पहले तो मेरा मन नहीं किया था जाने का, पर जैसे से मैंने इसको समझा कि ये तो हमारे हिंदी के, हमारे इंडियन के रिलेटिव से ये जो हम लोग काफी चीज सीख चुके हैं, काफी चीज हम जानते हैं, इसको तो पढ़ना आसान है, ग्रास्प करना इसको आसान है। बस थोड़ा इधर उधर मैथमेटिक्स का सवाल है, वहां पे मैथमेटिक्स छूटा है, पर यहाँ पे अलग तरीके से मैथमेटिक्स लगाना है। और फिर धीरे धीरे मैं इसको समझने लगा, तो मुझे अच्छे से बिलीव होने लगा कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो यहाँ पे हो रहा है। और वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और उसके बाद से फिर मैंने अपनी जो इंटर्नशिप है उसमें भी मैंने प्योर आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस की। मैं जब थर्ड ईयर में था तो मैं क्लास के कोई भी बच्चा राउंड में नहीं जाता था, पर मैं सारे पेशेंट्स को देख के आता था कि टीचर ने इस पे कौन सी दवा लिखी है, इसमें कौन सी दवा लिखी है, इस पेशेंट को आराम हो रहा है कि नहीं, ये देने के बाद पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं। तो मैं उसको नोट करता था कि अच्छा ये दवा देने में ये कम होता है, ये देंगे तो इसमें ये आराम मिलेगा। और उसको नोट करते करते मैं अपने ये किया मैंने। तो गुरुओं का आशीर्वाद है, हमारे जो टीचर्स थे वो एकदम हम पे लगे रहते थे कि हाँ आयुर्वेद सीख के जाना है। और उनके शब्दों में आता ही नहीं था एलोपैथी, वो बार बार बोलते थे फर्स्ट आयुर्वेद है ही है। तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे आया, यूपी में आकर के फिर मैंने आयुर्वेद को छोड़ा नहीं, आयुर्वेद प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ मैं, और हमें रिजल्ट मिल रहा है। सर, आपका अभी ए डे इन योर लाइफ ये बहुत सोशल मीडिया पे चलता है, तो लोग अपना एक दिन कैसा होता है तो वो दिखाते हैं, तो आपका एक नॉर्मल सा दिन कैसा दिखता है? बिजी दिखता है। सुबह उठने के बाद फिर रेडी होते हैं कॉलेज के लिए। कॉलेज के रेडी होने के बाद फिर मल्टीपल कॉल्स रहेंगे पेशेंट्स के, फिर एक के बाद पेशेंट का कॉल रहेगा, फिर क्लास लेना रहेगा। क्लास लेने से पहले उसके लिए कुछ रेडी करना पड़ता है, वो हमें करना है। और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल क्लास लेना है। तो बच्चे सिर्फ क्लास पढ़ने नहीं आते, वो कुछ इनोवेटिव सुनने आते हैं कि भाई आज हम लोग कुछ क्लास में जा रहे हैं, कुछ नया सुनेंगे तभी हम सुनने जाएंगे। नहीं तो नॉर्मल लेक्चर के लिए तो यूट्यूब पे भी है, वो नॉर्मल हम कोई ना कोई तो बोल ही रहा है, वहां से पढ़ सकते हैं। पर आज नया इनोवेटिव क्या सीखने वाले हैं, उसके लिए लोग आते हैं। तो वो इनोवेटिव चीज को तैयार करने के लिए कुछ समय चाहिए, उसके लिए रेडी करना है। फिर खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर क्लास रहता है, बीच में पेशेंट रहते हैं वो देखना है। और फिर जैसे ही 6 बजता है उसके बाद फिर मैं घर जाता हूँ, कॉफी पीता हूँ, कॉफी पीने के बाद फिर क्लिनिक जाता हूँ। और क्लिनिक में कम से कम 9 से 10 बज जाता है। फिर रिटर्न आता हूँ, खाना खाता हूँ, अपने बच्चे के साथ खेलता हूँ और फिर सो जाते हैं। और फिर बीच में अगर कोई केसेस हुए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास केस हुआ है और मुझे समझ में नहीं आता, तो अपनी संहिता ओपन करता हूँ मैं, वहाँ पे ढूंढता हूँ कि कहीं मैच कर रहा है क्या। और कभी कभी मुझे सच में बोलता हूँ कि मैं पेज खोलता हूँ वही निकल जाता है कि जिस डिजीज के बारे में मैं सोच रहा था मैंने ओपन किया और देखा वो मेरे सामने श्लोक पड़ा हुआ है, वो पढ़ते हैं और उसका बाद नेक्स्ट में हमें रिजल्ट मिल जाता है। सर, आप एज ए पर्सन हम लोग को बहुत इंस्पायर करते हैं, स्टूडेंट्स को। आप सबसे ज्यादा जो अच्छी क्वालिटी लगती है, आप बहुत ज्यादा प्रेजेंट, काम और ग्राउंडेड रहते हैं। इतने फास्ट वर्ल्ड में हम लोगों का ग्राउंड खो जाता है, बहुत हम लोग भटक जाते हैं। मतलब हम बड़े लोगों को भी देखते हैं तो उतना काम और ग्राउंडेड नहीं रहते हैं। तो सर, ये क्वालिटी कैसे डेवलप करें? ये क्वालिटी तो अपने आप से आ गई मेरे में। परिवार में बोलते हैं कि सभी लोग बहुत ही हाइपर हैं पर मैं बहुत काम हूँ, तो शायद ये गॉड गिफ्टेड है मेरे हिसाब से। कि और मैंने समझा भी है कि परेशान होके काम नहीं होगा, कि कोई भी आप परेशानी में हो, आपको काम करना नहीं हो पाएगा जब तक आप उसको समझोगे नहीं और एक के बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मतलब आपने प्रॉब्लम को समझ लिया और फिर एक के बाद एक, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इन सारे प्रॉब्लम से फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है तो मुझे सॉल्व करना चाहिए, को सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम। और मेरा मानना है कि आदमी को हम्बल ही रहना चाहिए। क्या इसमें अपना बढ़ावा दिखाना, फिर मैं इतना बड़ा एजुकेटेड हूँ क्यों चाहिए? कब तक इसको करेंगे? जब तक हमारे सामने वाला जब हमारी हम्बलनेस को समझेगा तो अपने आप से झुकेगा हमारे पास, अपने आप से रिस्पेक्ट देगा। हम ही अब सीना तान के बोलेंगे नहीं मैं ये सब कर चुका हूँ, वो सब कर चुका हूँ, तब वो आप सोचेगा कि मुझे दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है। और शो ऑफ करने से कुछ फायदा नहीं है।
तो हम्बलनेस को शो करेंगे तो गारंटी सामने वाला भी हम्बल हो जाएगा और आपको रिस्पेक्ट करेगा। सर आपका कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल क्या है लाइफ में? कोर वैल्यू है आयुर्वेद को बढ़ाना। तो मेरा मानना है कि जब मैंने अगर इस फील्ड को चूज कर लिया है और चूज बाय चांस हुआ, पर अभी तो मेरा ये चॉइस हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने नॉलेज से बच्चों को बात करके, उनको एजुकेशन करके, पेशेंट्स का एजुकेशन करके कि हम इस आयुर्वेदिक फील्ड को बढ़ाए, इसको एक्सप्लोर करें कि ये सबके पास पहुंचे, क्योंकि इसके अंदर इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता है। और मोस्टली इन हमारे जो यूपी एरिया में है, अभी भी बच्चे लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में कोई दम नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि वो हमें समझे, आयुर्वेद को समझे और इस पे वो काम करे, इंस्पायर हो कि नहीं आयुर्वेद अगर आप करेंगे तो आप में एक्स फैक्टर जो होगा वो जनरेट होगा और बाकी जो डॉक्टर्स है उससे अलग रहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर अपने पास एक लाइन में 100 वड़ा पाव की दुकान है, 101वां दुकान आ गई, वो पानी पूरी की आ गई, तो किसी को पानी पूरी खाना हो तो कहाँ जाएगा? पानी पूरी के पास। पर अगर वड़ा पाव खाना हो तो उसके पास कितने कंपटीशन है? 100 कंपटीशन है। मतलब वहां पे आपका कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। पर अगर पानी पूरी खाने वाले को तो प्रॉफिट ही है, किसी को पानी पूरी खाना हुआ उसके पास ही पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स हैं तो आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। आप भी एलोपैथी कर रहे हैं, आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। पर अगर आपने आयुर्वेदिक कर दिया तो किसी पेशेंट को भी आयुर्वेदिक चाहिए हो तो आप ही के पास आएगा, आपको उसका इलाज करेंगे और आपको पैसा मिलेगा, आपको यश मिलेगा। तो एक सिंपल सा बेसिक का फंडा है, उसको समझना है, फिर आपका जो पाथ होगा वो अच्छी डायरेक्शन में चला जाएगा। सर कोई लेसन या मैसेज जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो? आयुर्वेद अपनाइए, आयुर्वेद ही आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदगी और डिजीजेस को रोकेगा। क्योंकि अभी हमने देखा कोविड में कितने भी हमने वैक्सीन ट्राई कर लिए पर हमें उसका फायदा नहीं मिला, पर आयुर्वेद के बेसिक दवाइयों ने उस कोविड के महामारी को रोक दिया। तो मतलब आयुर्वेद को अगर हम अपनाएंगे, समझेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी अच्छी रहेगी, और अच्छी पीढ़ी रहेगी तो उन पीढ़ियों को देख करके हमें खुद को अच्छा लगता है कि हाँ हमने सही चॉइस ली है। तो आयुर्वेद अपनाएंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी अच्छी रहेगी। इतना ही भी मेरा एक मैसेज है। सर आज का आखिरी क्वेश्चन, सर हाउ डू यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? मैं अपने कामों से, दूसरा मेरे टीचिंग से कि बच्चे में याद रखें हमेशा कि ऐसा कुछ इनोवेटिव मैंने किया है कि हाँ बच्चों को लगे कि नहीं उस सर ने ही बताया था वो एकदम अच्छा था। ऐसे मेरे टीचर्स भी हैं, कुछ ऐसा समझाया था जैसे आज तक मैं आंख बंद करता हूँ तो हाँ उन्हीं का चेहरा याद आता है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं भी बच्चों में ऐसे याद रखूं कि मैंने ऐसा उनको कुछ पढ़ाया, कुछ ऐसा समझाया कि वो भी मुझे इन फ्यूचर में याद रखे कि हाँ जो मैंने नॉलेज ली है वो सर से ली है। थैंक यू सर फॉर इंस्पायरिंग मी थैंक यू एंड अदर स्टूडेंट। थैंक यू सर। अगर आपने ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने थॉट्स कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। बाय बाय।